नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। जैसे ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, वहां बैठे हजारों प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ तालियां बजाई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तालियों की गूंज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों की है, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। जैसे ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, वहां बैठे हजारों प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ तालियां बजाई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की रक्षा क्षमता और विश्वसनीयता देखी। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज दुनिया ने सुनी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री के उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी नेता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। देखिए, बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। जो ऑपरेशन सिंदूर इतना गजब का था कि एक हफ्ता के अंदर ही पाकिस्तान की तराही होगी पाकिस्तान की, और उन्होंने मांग रखी कि इसको रोका जाए। और भारत क्योंकि हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है, और भारत ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया और सीज फायर किया। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जब हमारी बहनों के और सिंदूर छीनने का जो षड्यंत्र कुछ आतंकवादियों ने किया था, तो उनको सबक सिखाने के लिए और उस आतंकवादी केंद्र को ही नष्ट किया, या जो जहां आतंकवादी छुप के बैठा था उसी केंद्र को नष्ट किया। ये बहुत बड़ी तकनीकी हमने विकसित की हमारे मोदी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कूटनीतिक तौर पर भी और आर्म फोर्सेस के मामले में कितना ताकतवर है, रक्षा के मामले में कितना ताकतवर है। हम लोगों ने वहाँ जाकर आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, और उसके अलावा हमारे जो हथियार हैं वो कितने कामयाब हथियार हैं। उसके चलते हुए आज फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और कई सारे देश हमारे से हथियार लेने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान से विपक्ष चिढ़ गया। विपक्षी दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सीज फायर को लेकर आपत्ति जताई। ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, वो ताकत आप जो बोलते हैं वो ठीक है। पाकिस्तान के सामने भारत तो बहुत ही मजबूत देश है, लेकिन 3 दिन में आपने सीज फायर क्यों किया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। पूरे दुनिया ये भी देख रहे हैं कि भारत की स्टैंड क्या है। इतना एक वर्ल्ड वॉर जैसा यूएस और ईरान का वॉर हो रहे हैं, वहाँ भारत का स्टैंड क्या है, दैट ऑल्सो पूरा दुनिया देख रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में अपने संबोधन के दौरान ये साफ कर दिया है कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं ने वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है।
पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सफलता है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जब आतंकी कैंपों पर धमाके हुए और उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, तब दुनिया ने भारत का इरादा देख लिया और जान भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करता है। राम मंदिर दान चोरी मामला इन दिनों सियासत का केंद्र बनी हुई है। मामले में समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पलटवार करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राम नगरी अयोध्या इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, यूपी सरकार पर हमलावर है। सपा के इन हमलों का काउंटर किया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे। यहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाते हुए तीखा पलटवार किया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या के संतों ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती है, इसलिए मंदिर में भी किसी को नमाज की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मस्जिद में कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। किसी दूसरे के धर्म में जाकर के किसी प्रकार से किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं। योगी जी का जो बयान आया है वो बयान बिल्कुल सार गर्भित बयान है और पूर्व की सरकारें जितनी भी रही हैं उन सभी सरकारों की मंशा जो है बस यही रही है कि जितने भाईचारा दिखाए जाए वो सनातन धर्मावलंबी दिखाएं, सनातन धर्मावलंबी के मठ मंदिरों में दिखाया जाए, सनातन धर्मावलंबी के जो तमाम जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पे दिखाया जाए, बाद बाकी और कहीं नहीं। पूरे देश के अंदर, मात्र अयोध्या की बात नहीं, पूरे देश के अंदर ये सारी चीजें की गई थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है हम लोग उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। यही समाजवादी सरकार है और इसी समाजवादी सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या के अंदर आते हैं और अयोध्या में आकर के अयोध्या के और सनातन को ठेस पहचाने का कार्य करते हैं। इन्होंने यहीं ताराजी रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सनातन के लोग इतने निकम्मे होते हैं, कहीं भी पत्थर रंग करके धर दीजिए उसको भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों की क्या हैसियत है, क्या मजाल कि ये लोग राम के ऊपर बोलेंगे। सीएम योगी के बयान पर सियासत भी सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आस्था के नाम पर झूठ बोलकर चंदा चोरी करते हैं। वहीं आरजेडी ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने क्या हनुमान जी और राम जी का पेटेंट करवा लिया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। ये हनुमान जी को क्या जानते हैं? हनुमान जी का मर्म भी जानते हैं जोगी जी। इनके पार्टी के नेता हनुमान जी बना कर करके अपना काफिला के आगे नचवाते हैं। ये पेटेंट करा लिए हैं क्या? ईद तय करेंगे कि हनुमान जी किनके हैं, राम जी किनके हैं, कौन धर्मावलंबी है, कौन धर्मावलंबी नहीं है।
जिसका धार्मिक आचरण अपने ही नीचे गिरा हुआ है, वो क्या दूसरे को देगा, उपदेश देगा जी? विपक्ष ने इस बयान पर निशाना साधा तो पलटवार बीजेपी ने भी किया। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एजेंडा था, उस राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उसे बढ़ाने का काम किया है। और उस विरासत में और उस आस्था में हनुमान चालीसा का जो महत्व है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। 2017 से पहले का कार्यकाल याद दिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर काउंटर हमले कर रहे हैं, जबकि सपा विधानसभा चुनाव तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को सुलगाए रखना चाहती है। पंजाब कांग्रेस में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ चरणजीत चन्नी राजा वडिंग को हटाने पर अड़ गए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि राजा वडिंग को नहीं हटाया जाएगा। अब कांग्रेस के बीच इस तरह की तनातनी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी चुटकी दी है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है। वैसे कांग्रेस नेताओं की फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी से होनी चाहिए, लेकिन इन दिनों पंजाब कांग्रेस में चन्नी वर्सेस राजा वडिंग चल रहा है। खबरों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर ही विश्वास जताया। हालांकि चन्नी को अभियान समिति का नेतृत्व सौंपा, लेकिन चन्नी इससे खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अपना लीडर बता रहे चन्नी अड़ गए हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है। राजा वडिंग को हटाने पर अड़े चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं चन्नी। कांग्रेस ने किया साफ, नहीं बदला जाएगा फैसला। चन्नी को कांग्रेस का संदेश, हाईकमान से ऊपर कोई नहीं। शनिवार को भूपेश बघेल से मिलेंगे चन्नी गुट के नेता। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ किया कि प्रदेश नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। आलाकमान का फैसला अंतिम है। वही राजा वडिंग ने मतभेदों की खबरों को नकार दिया है। राजा वडिंग का कहना है कि किसी से कोई शिकायत नहीं है और सभी एकजुट रहेंगे। मेरे अध्यक्ष होने से किसी भी वरिष्ठ नेता को कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, चन्नी बनाम तो वडिंग नहीं, और चन्नी साहब बड़े लीडर हैं, मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन हाँ मेरे बड़े भाई भी हैं और बनाम बनाने की कोशिश हो रही है, अदरवाइज बनाम नहीं है। मैंने तो कहा कि मैं बहुत कुछ जो है वो चन्नी साहब से सीख रहा हूँ, और मैं ना केवल चन्नी साहब से, बहुत वरिष्ठ नेताओं से मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि जो तजुर्बे के साथ सीखा जाता है उम्र के मुताबिक, वो वैसे सीखा नहीं जाता। सो बनाम वाली कोई बात नहीं है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं चन्नी साहब के बनाम की कोई बात करूँ। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बीजेपी चुटकी ले रही है और राहुल गांधी पर भी निशाना साध रही है। देखिए, आज पंजाब कांग्रेस पूरे ही जो लड़ाई खींचातानी चल रही है, आज पंजाब कांग्रेस संकट मोड में है और दूसरी तरफ राहुल गांधी छुट्टी के मोड में है। प्रश्न तो ये है, इस पूरे कलेश में, खींचातानी में राहुल गांधी कहाँ है? क्या वो पिछले 20 दिनों से हिंदुस्तान में है? क्या वो आज हिंदुस्तान में है? क्या ये उनका नेतृत्व और दायित्व नहीं था अपने सिपाहियों के साथ इस घड़ी में खड़े हों? दूसरा, आज पूरे इस खींचातानी से पंजाब कांग्रेस में चल रहा है, पूरी एक बार फिर से मतदाता के जहन में एक संदेश क्या है कि जो कांग्रेस एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकती, उन पे पंजाब का मतदाता कैसे विश्वास कर सकता है? देखिए, पंजाब कांग्रेस में जो हो रहा है ये कोई नया नहीं है, ये कोई आश्चर्य करने वाला नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में भी ऐसी हुआ है। हरियाणा कांग्रेस में भी दलित समाज की बेटी, हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेत्री कुमारी शैलजा जी के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार उन्हें अपमानित किया गया, अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, उनके फोटो को बैनर पोस्टर से गायब कर दिया गया, चन्नी जी भी उसी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से एक सामंती संगठन है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। चब्बेवाल का कहना है कि जिस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और बड़े नेता जरूरत से ज्यादा हों, वहां इस तरह की आपसी कलह होना स्वाभाविक है। देखो, कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਟੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।
जाहिर तौर पर चुनाव से पहले घमासान पंजाब कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा था। अब देखना होगा कि बघेल से मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस में सब ऑल इज वेल होता है या लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाना पटवारी से घंटों पूछताछ की, फिर रिहा कर दिया। इंदौर पुलिस के इस कार्रवाई पर जीतू पटवारी के भाई ने पुलिस को एक चौंकाने वाला जवाब दिया। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नाना पटवारी से घंटों पूछताछ की और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया। इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई पर जीतू पटवारी के भाई ने कहा कि मेरी गलती ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ। मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर। मैं इस चीज का आज खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। अपने भाई को ड्रग्स केस में पुलिस हिरासत में लिए जाने पर जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए ये कदम उठाया है। कोई भी लीगल आदमी, कोई सामान्य ईमानदार जर्नलिस्ट, सामान्य भारत का नागरिक बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। वहीं बीजेपी ने जीतू पटवारी के भाई से जुड़े इस केस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए और बड़े नेताओं से जवाबदेही की मांग की। अब ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को जवाब देना है कि उनके लोग ड्रग्स के धंधे में लगे हुए हैं। नाना पटवारी जो जीतू पटवारी के भाई हैं, वो ड्रग का धंधा कर रहे हैं। अब ये ड्रग के धंधे के पैसे कहाँ जाते हैं, इसका भी उत्तर उनको देना चाहिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र इसी प्रकार का होता है। यहाँ पंजाब में, मध्य प्रदेश में अभी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जीतू पटवारी कोई कांग्रेस के सामान्य नेता या सामान्य कार्यकर्ता तो है नहीं, वो उनकी लीडरशिप के पोजीशन पे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और यदि उनके परिवार में इस प्रकार की ड्रग्स को लेकर के संलिप्तता पाई जा रही है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये ध्यान देने योग्य बात है। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन जीतू पटवारी का कहना है कि कानूनी दबाव से भरी इस राजनीति से हम न डरेंगे न झुकेंगे। कोटद्वार के दिल्ली फार्म क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पहली ही बारिश में बदहाल हो गई है। हाल ही में लोक निर्माण विभाग की ओर से इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाकर सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बरसात शुरू होते ही सड़क कई स्थानों पर धंस गई। सड़क धंसने से स्थानीय लोगों को, वाहन चालकों को रोजाना आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया है कोटद्वार से सहयोगी अंजना गोयल ने। इस वक्त हम तेलीपाड़ा वाली सड़क पर खड़े हैं। ये वो मार्ग है जो कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ की सड़क इतनी अच्छी बनी हुई है कि शायद विदेशों की सड़कों को भी मात दे दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ये टाइल्सें लगाई गई थी और उसके बाद 1-2 बारिश में ही इसका ये स्थिति हो चुकी है। हमारी नमामि गंगे से जब बात हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया था कि हमारे द्वारा जब सीवर का कार्य किया जा रहा था तो उस समय पर हमने पीडब्ल्यूडी को काली सड़क बनाने के 57 लाख रुपए दिए थे और उसमें यही आदेश था कि आप दोबारा वही जैसे सड़क थी उसी तरह से तारकोल वाली सड़क बनाएंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने पैसों को ठिकाने लगाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि अपने चहेते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए टाइल्सों का निर्माण यहाँ पर करवा दिया, जबकि ये वो रास्ता है जहाँ पर दिन रात डंपर चलते हैं और डंपर भारी वाहन होता है, जिसकी वजह से अच्छे सड़क भी डैमेज हो जाती है। तो फिर ये तो एक टाइल्स वाली सड़क थी जो कि 2 दिन भी चलना मुश्किल था
और जब डंपर यहाँ पर चल रहे हैं तो ये सड़क का स्थिति जो अब आप सामने देख रहे हैं होना ऐसा लाजमी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।